जब हम एक मोबाइल के लिए अप्लाई करते हैं सिम लेने के लिए, तो उस पर हमें 4 सिम मिल सकते हैं। ओके। एक फॉर्म पे उस पर आपके नाम से एक्स्ट्रा सिम करा सकता है। और जो ये वेंडर होते हैं जो इस तरीके की क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो यही काम करते हैं। हम जाते हैं कोई कपड़ा लेने के लिए, एक शर्ट लेने के लिए, वो हमसे सारी चीज़ें मांग लेता है और हम खुशी खुशी उसको मोबाइल नंबर भी, जीमेल भी, डेट ऑफ बर्थ भी, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट भी क्यों देते हैं? वाई? आप गूगल को यूज करते हैं, आपको लगता है फ्री में हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देयर इज नो फ्री लंच। आप कभी भी उस व्यक्ति का को फ्रेंड मत बनने दीजिए जिसने अपनी प्रोफाइल लॉक की हुई है। हमें कम से कम दिन में अपने जो सिस्टम है उन्हें एटलीस्ट 2 बार जरूर बंद कर देना चाहिए। ओके, अपना फोन 1-2 बार बंद 1-2 बार बंद करके ऑन करिए उसको। QR कोड से पैसा केवल आप भेज सकते हैं। QR कोड से पैसा आपको कभी वापस नहीं आएगा। जिसने QR कोड आपको दिया है, पैसा उसको रिसीव होगा। मान लिया उसने 2000 रुपये आपने लगाया और उसके 10,000 कर दिए उसने, तो आपने कहा कि साहब 10,000 मेरे रिटर्न कर दो, तो वो आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए 10,000 दे भी देगा। ई मर्डर, अब कोई कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मर्डर कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का? कोई भी व्यक्ति मान लिया हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, मान लिया वो कोई बड़े लेवल के किसी भी पोजीशन का आदमी है, कोई ऑपरेशन की तैयारी है, और हॉस्पिटल का डेटा में सेंध लगा करके उसके ब्लड ग्रुप को मान लिया A+ से A- कर दें, कौन ये ध्यान देगा कि इनका ब्लड ग्रुप A था या A- था? कितने सारे डेटा चोरी हुई हैं, जैसे एम्स का, कि हम सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे लैंड के रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो गए। अब आपने मान लिया वो लैंड मेरे नाम से थी, आपने उसको जायका अल्टर कर दिया और अपना नाम, पिता का नाम भर दिया उसके अंदर। 5-6 साल आप आराम से बैठे रहे और फिर आपने एक नोटिस भेजा कि भाई डॉक्टर जी के गोस्वामी साहब, ये आप तो अवैध रूप से इस घर पे बैठे हुए हैं, ये तो घर मेरा है। हर क्राइम सीन अपने आप में अनूठा होता है। मर्डर में उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं, बॉडी की कंडीशन कैसे है, तो इसमें हर जो सिनेरियो है वो अपने आप में यूनिक होता है। CBI में केस हुआ, जब समय था घटना का, उसमें 58 मिनट के लिए उन्होंने मोबाइल बंद कर रखा था अपना। ओके। तो हमने ये सवाल किया कि ये आपने बंद क्यों किया? करीब 1.5 घंटे, कम से कम 20-25 गाड़ियों को उन्होंने तार बांधा और उनको लूटा। तो पुराना अगर मोबाइल ले रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लें। बड़े सीनियर अधिकारी, उन्हें जो है वो CBI ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। और मैं CBI से बोल रहा हूँ, आपको अगर नेगोशिएट करना है तो तुम जो है इतना पैसा इस बैंक में ट्रांजैक्ट कर दो। और जैसे ही 4 लाख वाले पे इन्होंने बटन दबाया वो 4 लाख रुपया गया। साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट की सीरीज में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जी के गोस्वामी सर रिटायर्ड IPS हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, ADG पुलिस रहे हैं, यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के हेड भी रहे हैं सर, और अभी फाउंडिंग डायरेक्टर हैं यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के। वेलकम सर, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड। आप PhD हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, लॉ में PhD है और DSc है फॉरेंसिक साइंसेज एंड लॉ में। मतलब क्या नहीं है। एक तरफ जब पुलिस पढ़ी लिखी नहीं होती है तो आप लोग कहते हैं कि पुलिस को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर पढ़ी लिखी है तो भी ये कहते हैं कि आप क्यों पढ़े लिखे हैं, तो आपको पुलिस में क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस समाज का बहुत बड़ा एक ऐसा अंग है जो शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देता है। तो पुलिस की जितनी नॉलेजेबल ऑफिसर्स होंगे और जितना आपको कानून के बारे में, फोरेंसिक साइंस के बारे में, समाज के बारे में जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल सर, साइबर सिक्योरिटी पे हम पॉडकास्ट करते हैं, उससे पूरी हमने 25 एपिसोड्स किए और उसमें हम लोग बात करते हैं साइबर क्राइम की। लेकिन आज एक आपसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर मिलेगा। हमें मिलेगा कि हमारे पास एक फॉर्मर कॉप हैं बैठे हुए सामने, सब चीज़ें एनालाइज उन्होंने की अपनी लाइफ में, चीज़ें देखी हुई ढलते हुए कि कब क्राइम जो नॉर्मल क्राइम होता था उससे ई क्राइम हो गया। ये टर्म भी सर की कॉइन की गई है, वो मुझे बता रहे थे कि अब मैं ई क्राइम होने लगे हैं। तो सर उस पर आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हम लोग फिल्मों में देखते थे, ऐसी चीज़ें कही जाती थी कि भाई हमेशा पुलिस क्रिमिनल से लेट ही पहुंचती है हर जगह, लेकिन अब तो क्रिमिनल्स जो हैं वो पुलिस को टाइम नहीं दे रहे सर। वो कहीं से भी आ जाते हैं, फोन कॉल के थ्रू आते हैं और पैसा निकाल के गायब, अब पुलिस कहीं पहुंच ही नहीं पाती। सर ऐसा क्यों हो गया? देखिए, अब जैसा आपने कहा कि अब ये जो युग है वो AI का युग है, साइबर का युग है, और क्राइम में भी, चूंकि क्राइम जो है वो साइबर स्पेस में चला गया है, ठीक है। हमारा जितना पैसा है, चाहे हम बैंक में काम करते हैं, हमारा जो धन है वो बैंक में रखा हुआ है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कुछ हम डिजिटाइज कर चुके हैं। तो इस समय जो भी हमारा डेटा है वो बहुत वैल्यूएबल है।
आज के समय में अगर सबसे जो बहुमूल्य वस्तु है किसी के लिए वो है उसका डेटा। बिल्कुल सर। हमारा किसी का आपका कोई पर्स खो जाए दुख होगा, लेकिन अगर मोबाइल खो जाए तो किसका ज़्यादा दुख होगा? मोबाइल का। क्यों? चूँकि हमारा डेटा, तो डेटा सबसे प्रेशियस है। और जो हमारा डेटा है उसी में हमारे पासवर्ड भी हैं, उसमें हमारे और जो फाइनेंशियल डिटेल्स भी हैं। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको उसका एक्सेस मिलने की संभावना रहती है। दूसरा जो आपने कहा कि पुलिस लेट पहुंचती है, उसकी वजह ये है कि पहले समय में जो क्रिमिनल थे वो टेरिटोरियल लिमिट में रहते थे। 100 किलोमीटर जाएगा, 200 किलोमीटर चला जाएगा तो हम हिस्ट्री शीट खोलते थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। लेकिन आज बाउंड्रीज मेल्ट हो गई हैं। अब साइबर स्पेस में कोई आदमी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके और वो अपराध को घटित कर सकता है। लेकिन जो पुलिस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो लिमिटेड हैं। आज भी अगर मैं एक पुलिस अफसर हूं तो मैं अपने कंट्री के बाहर जाने पे, व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ कंट्री, मेरी कोई पुलिस की पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने कंट्री में पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमारे जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उनमें हमें एविडेंस कलेक्ट करने में आपने देखा होगा कि जो हमारे फ्यूजिटिव हैं, जो हमारे भगोड़े जो बाहर चले गए हैं, जो यहाँ के अपराधी हैं, उनको लाने में कितनी कठिनाई होती है। तो इस तरीके की वजह से जो साइबर स्पेस में क्राइम चला गया, इसलिए पुलिस की जो कार्य है उसका डिटेक्शन क्राइम का वो और दुरूह हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। फाइन सर, ये तो प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं आगे कि मतलब अक्सर साइबर फ्रॉड हो जाते हैं और उसमें अभी जो डेटा आता है उसके जितना डेटा नहीं कहूँगा, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ बहुत कम लोगों के पैसे वगैरह वापस आ पाते हैं। तो सर ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सर आपने कहा कि साइबर स्पेस में सब चीज़ चली गई तो वो इशू है, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? क्या हम अपनी पुलिस को इतनी इक्विप करें आगे जाके, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको साइबर से जोड़ा जाए? आपका जो इंस्टीट्यूट है इस तरह से हम वहाँ पे चीज़ें करते हैं, फोरेंसिक्स वगैरह ये सब चीज़ सिखाते हैं, उधर लेके आ जाए, किस तरीके से करें? देखिए, इसका मेरे हिसाब से इसमें 3 इंपॉर्टेंट एरिया हैं। नंबर पहला है, सबसे पहला है लोगों को एजुकेट करना। ठीक, तो पहला है एजुकेशन। दूसरा, एजुकेशन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे कानून। जो कानून है उनमें बहुत परिवर्तन किया गया है। और सबसे जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो पुलिस के पास है उसको अपग्रेड करना, लोगों को, जो हमारी पुलिस है उसको बेटर ट्रेंड करना। क्यों? चूँकि बहुत तेज़ी के साथ हमारा एक जो पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है साइबर का। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ें हुई वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम बहुत अनभिज्ञ हैं। बेशक हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमारा कंडक्ट रहता है, व्यवहार रहता है, वो बहुत, हम दुनिया भर के फ्रेंड बनाते रहते हैं। कोई कहेगा मेरे 5000 फ्रेंड हैं, 50,000 हैं। हम जिसको जानते नहीं है हम उसको फ्रेंड कह रहे हैं, हम उनको एक्सेस दे देते हैं अपने डेटा के अंदर। तो हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये तो बात रही कॉमन आदमी की। अभी हमें देखना ये है कि जिस तरीके से जो अभी क्वांटम कंप्यूटिंग आने की बात चल रही है और बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है वो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें मान लिया जो पुराने समय में जो क्राइम था वो थोड़ा कन्वेंशनल क्राइम था, जिसे हम ब्लू कॉलर क्राइम कहते हैं। ठीक है, ब्लू कॉलर क्राइम का मतलब है कि आपने रोड पर छिनैती कर ली, रोबरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, मारपीट कर दी। ये सब काम जो था वो थोड़ा सा लो रैंक के जो लोग थे वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उसका और जो मॉडिफिकेशन होता है, उसका इवोल्यूशन होता है। तो दूसरे नंबर पर आता है वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, जिसमें लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, जिसमें आपका कनाइवेंस के साथ अपराध होने लगे, ठेके के अंदर और बहुत सारे तरीके। अब जो तीसरा जो युग है, मॉडर्न युग है, जो आज हम AI के युग में जी रहे हैं, वो है साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर क्राइम के आ जाने की वजह से अब ये दुनिया जो है, जिसे कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गया। हाँ, तो अब अपराध बैठ करके कोई व्यक्ति कहीं हो सकता है। और जो हम हर आदमी अब डिजिटल स्पेस में काम करता है। जो आदमी बिल्कुल रिमोट गांव में भी है आज के समय में, वो भी मोबाइल फ़ोन का यूज, इंटरनेट का यूज कर रहा है और उसका सारा डेटा उसके मोबाइल में है। जरा सी अगर साइबर सिक्योरिटी की चूक हुई तो सारी चीज़ें जो है चली जाएंगी। तो हमें ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। सर, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन सर इस इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और आती है कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास होता है और उसके अंदर ऐप्स भी होती हैं और वो ऐप्स हमारा हर वक्त डेटा लेते रहती हैं
और लोगों को उसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता। आप जैसे लोग आगे आके बताते हैं कि देखिए ये सब चीजें हो रही हैं, बट लोग अक्सर ये काम करते हैं, कोई भी ऐप कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं और वो डेटा उनका लेती रहती है। इस पे आप कैसे लोगों को अवेयर? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल फारूकी साहब किया। दुनिया में एक बात समझिए कि देयर इज नो फ्री लंच। बिल्कुल। तो आपको अगर कोई आदमी कुछ भी दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है। बिल्कुल। आप गूगल को यूज करते हैं, आपको लगता है फ्री में हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आपको ऐड देता है किसी ना किसी रूप में, वो आपसे अपना जो खर्च है या जो इनकम है उसको बनाता है। ठीक है। तो जो हम ये ऐप यूज करते हैं, तो एक तो जो भी है हम ऑथेंटिक ऐप को लें। दूसरी बात यह है कि जब भी हम उसमें देखते हैं, जब हम किसी को डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन को, तो उसमें देखें कि हम किस चीज़ की एक्सेस दे रहे हैं। हमें इतनी जल्दी होती है उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, हम सब चीज़ों के लिए बिल्कुल यस कर देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये कि हम जब फ्रेंड बनाते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ फारूकी साहब, हम में, आप में, सभी में, हमारे कितने दोस्त होंगे जो हमारे बुरे वक्त में खड़े होंगे। मैं समझता हूँ पूरी जीवन में आदमी 5 आदमी ऐसे नहीं बना सकता, और हमारा सोशल मीडिया पे 1-1 लाख लोग जो है हम कहते हैं हमारे फ्रेंड बन गए। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है फ्रेंडशिप का, इसको भी हमें रिकंसीडर करना होगा। तो मैं यहाँ साथियों बताना चाहूँगा, आप कभी भी उस व्यक्ति को फ्रेंड मत बनने दीजिए जिसने अपनी प्रोफाइल लॉक की हुई है। इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, क्यों? चूंकि उसने अगर लॉक किया, हो सकता है वो जेन्युइन आदमी हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये आदमी कौन है। दूसरा ये देखिए किस तरीके का उसका कंडक्ट है। उसने कभी अपने घर की, परिवार की फोटो डाली हैं, नहीं डाली हैं, कितना डेटा उसने अपना शेयर किया है, किस तरीके का उसका पैटर्न है। अगर मान लिया वो कोई ऐसे ही इधर उधर की फोटो पूरे के पूरे उसकी, उसमें कभी उसको मत डाउनलोड करिए। उससे अगर आप थोड़ा सा अगर जानकारी करने की कोशिश करें तो आपको एक प्राइमा फेसा ये बात समझ में आ जाएगी कि इसे मैं फ्रेंड बनाऊं या ना बनाऊं। दूसरा ये देखिए, मैं उसको फ्रेंड बना क्यों रहा हूं। बिल्कुल सर। क्यों, क्या उसमें, तो उसकी आप प्रोफाइल में देखिए किस टाइप का कंटेंट वो डालता है। मान लिया मेरा इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, तो क्या वो उस फील्ड का आदमी है या नहीं है। अदरवाइज मैं ऐसे ही उसकी संख्या बढ़ाने के लिए मैं क्यों उसको फ्रेंड, तो हमें उसमें रेस्ट्रिक्ट अपने आप को करना है। दूसरी बात ये एक और इम्पोर्टेंट है, कई बार हम अपने क्रिटिकल डेटा, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी मोबाइल फ़ोन में फीड कर देते हैं। बिल्कुल सर, रहती है डेटा, OTP तक भी डाल देते हैं कई बार। तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। पासवर्ड डाल देते हैं, इन चीज़ों को हमें। सर वो व्हाट्सएप पे अपना ही नंबर अलग से बना के रखते हैं और उस पर पासवर्ड भी डालते रहते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और फारूकी साहब कहना चाहता हूं कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं मोबाइल फ़ोन में या हमारे साइबर सिक्योरिटी कि अगर हम उसको सिस्टम को ऑफ कर दें तो उनकी एक्टिव जो क्रियाकलाप हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमें कम से कम दिन में अपने जो सिस्टम है उन्हें एटलीस्ट 2 बार जरूर बंद कर देना चाहिए। ओके, अपना फ़ोन 1-2 बार बंद, 1-2 बार बंद करके ऑन करिए उसको, बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन जो पड़ी रहती हैं वो हट जाएंगी। दूसरा एक होता है साइबर हाइजीन। ठीक है सर। तो साइबर हाइजीन के बारे में जानिए। बहुत सारे एप्लीकेशन कभी आप देखिए ऐसे हमने डाल रखे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ना केवल स्पेस भरते हैं बल्कि वो बहुत सारी सूचनाएं गैदर करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी चीज़ें। दूसरा, जैसे कई बार आप QR कोड की बात बताता हूँ तो आप QR कोड से, जिंदगी में समझ लीजिए, QR कोड से पैसा केवल आप भेज सकते हैं। QR कोड से पैसा आपको कभी वापस नहीं आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। मान लिया उसने कहा कि आप QR कोड में आपको भेज रहा हूं और आप उसे क्लिक कर दीजिए, मैं आपको पैसा भेज दूंगा तो पैसा उसकी तरफ जाएगा। जिसने QR कोड आपको दिया है पैसा उसको रिसीव होगा, आपको नहीं आएगा। ये कई बार हम गलती कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम वाकिफ हों, जानकार हों, तो क्राइम को बचाया जा सकता है। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सर आपने कहा फेसबुक पे फ्रेंड्स नहीं बनाए, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि फेसबुक पे लोग फ्रेंड बने, फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं जैसा आप बता रहे हैं, और फिर वो कॉन्टैक्ट करके उनका साइबर क्राइम करते हैं। और ऐसे कैसे साइबर क्राइम्स आपने इस चीज में देखे हैं कि लोग फेसबुक पे, इंटरनेट पे दोस्त बन जाते हैं और फिर जाके क्राइम होता है? देखिए, एक चीज़ मैं इसमें बताता हूँ, कई तरीके के लोग हैं, खास करके जैसे जो कई बार शादी का झांसा दे करके, या वो पूरी आपकी एनालिसिस करते हैं। गॉट इट सर। ऐसा नहीं है, ये देखिएगा जब भी कोई आदमी होगा इन्फ्लुएंसर आदमी होगा, ठीक है। जब भी इस तरीके के कोई ऐसा सेक्सुअल परवर्जन की वजह से कह लीजिए, या तो वो कोशिश करते हैं कई बार। तो आप अगर थोड़े से भी सचेत हैं
तो जैसे ही कोई आदमी एक स्टेप थोड़ा भी आगे बढ़े, आप तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिए। ये नहीं है कि वो कहेगा हेलो अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्यों बात करना चाहते हैं आप? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। दूसरा, ऑड आवर्स में कभी किसी से बात मत करिए आप। ऑड आवर्स मतलब चैटिंग की बात है जैसे। इसी तरीके से आदमी को जो है ये लोग अपने मोह पास में फंसाते हैं। और जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि वो उनको लव अफेयर वाला बना दिया माहौल, और फिर वो पैसा ले लिया, मेरा बीमारी है, और तरह तरह के बहाने बना करके आपसे पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं मतलब वो फेसबुक के थ्रू बातचीत हुई, एक लड़की का मैसेज आया, बातचीत हुई, वो लड़के हैं जो मेरे जानने वाले हैं, और फिर वो जाके उन्होंने बोला कि मैं मैट्रिमनी पे हूँ किसी एक वेबसाइट पे, और मैं शादी के लिए भी ढूंढ रही हूँ। तो उसने मैट्रिमनी वेबसाइट पे भी उनको बुला लिया और दोनों की बातचीत होने लगी। और आई थिंक 25 से 30 दिन इन लोगों ने बातचीत की। वीडियो कॉल पे उन्होंने बात नहीं की, फोन पे बातचीत की। और एक टाइम आने के बाद जब लड़का भी इमोशनली अटैच थोड़ा सा उनसे हो गया, शादी करने की बात हो गई, तो उसने कहा हमारी अब पापा का जो बिजनेस है और मैं चाहती हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा रिटर्न आता है। वो एक ऐप उन्होंने डाउनलोड करवा दी, उसमें इन्वेस्ट कराते रहे कि ये बिटकॉइन खरीद लो, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट था। और उस बंदे ने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए उसमें, और फिर जिस दिन उसने पैसा रिटर्न मांगा वो फोन बंद हो गया उसका। हाँ, तो ये जो आपने बताया, ये इसके कई सारे वेरिएंट हैं। मैं आपको ये जो जिस तरीके का ये एल्योरमेंट करते हैं, जैसे लोगों को सेक्सुअल कंडक्ट करके, शादी का झांसा दे करके, और इस तरीके से। दूसरा क्या करते हैं कि वो आपको एक लालच देते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, मैं आपका जो ये पैसा है ये 1 महीने में दुगना हो जाएगा। और वो क्या बनाएंगे, पूरा एक आपको चार्ट बना देंगे। उसमें आपने पैसा, आप शुरू में क्या करेंगे, लोग 1000-2000 रुपया डाल लेंगे, उन्हें 2 दिन में दिखाई देगा कि वो 5000 हो गया। फिर धीरे धीरे तो वो केवल उसी जो उन्होंने लेजर वहाँ सो कॉल्ड बना रखा है उसमें आपको दिखता रहेगा, आप बड़े खुश होंगे। और जब आप कभी उसको विड्रॉ, इवन ऐसे केस भी हुए हैं 1-2 मामलों में फारूकी साहब, कि उसने पैसा रिटर्न भी कर दिया है। अच्छा, थोड़ा बहुत पैसा, जैसे मान लिया हल्का पैसा है, मतलब लो रेंज मनी है, मान लिया उसने 2000 रुपये आपने लगाया और उसके 10,000 कर दिए उसने, तो आपने कहा कि साहब 10,000 मेरे रिटर्न कर दो, तो वो आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए 10,000 दे भी देगा। द मोमेंट आप 10,000 पा जाओगे, फिर आप जो है और भी करोगे, अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स के भी आप पैसा इन्वेस्ट करा दोगे। तो ऐसे केस आपको बहुत मिलेंगे। आपको मैं एक बिल्कुल लाइव केस बताता हूँ, और ये केस बड़े एजुकेटेड आदमी के साथ, और 1-2 लोगों के नहीं, जो साइबर के बहुत ही विद्वान और जो प्रोफेशनल लोग थे उनके साथ का केस है। ये हुआ क्या है कि 3 या 4 टेक्नोक्रेट थे जो साइबर में ही काम करते थे। उन्होंने वैष्णो देवी की तरफ जाने का, उनको हुआ कि हम मंदिर होकर के आएंगे, घूम के आएंगे, चले गए। जाने का उन्होंने प्लान बनाया, तो उन्होंने वहाँ कोई होटल देखा जो आसपास में, और एक होटल को उन्होंने जीरो डाउन किया, जो लगा कि बड़ा अच्छा है, उसके फोटो अच्छे हैं, उसकी वीडियो सब अच्छी हैं, ठीक है। उसका रेट भी ठीक ठाक रीजनेबल था, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं था। उन्होंने उसका पैसा जमा करना चाहा, पैसा जमा नहीं हुआ, तो उन्होंने जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर कॉल किया। कॉल करके किसी आदमी ने बड़ी अच्छे से उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको पैसा जमा करिए, यहाँ थोड़ा नेटवर्क डाउन है और ये सब प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप करिए कोशिश, कोई बात है तो फिर आप मुझे कॉल करिए, आई विल हेल्प यू। मतलब इट वाज सो नॉर्मल। वो 2-3 बार उन्होंने फिर किया, 1-8 घंटे बाद उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपका रूम ब्लॉक कर दिए, ठीक है, आप कोशिश करिए। इस तरीके से करते करते 3-4 घंटे निकाले पेशेंसली, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा नेट ठीक हुआ तो आप फिर से ट्राई करो, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है, मुझे इधर से मैं करता हूँ आपकी कोशिश, तो आपको पासवर्ड आएगा और आप पासवर्ड दे दीजिएगा। पासवर्ड भी वो जानते थे कि भाई पासवर्ड देंगे तो कोई बात नहीं है। खैर एनीवे, कटिंग स्टोरी शॉर्ट, उनका कुछ पैसा था जो उसकी कॉस्ट बनी थी, वो करीब 44,000 कुछ रुपया था, ठीक। 3 बार या 4 बार उन्होंने कहा कि सर आप जल्दी से OTP दीजिए, लेट हो रहा है। और जब आदमी देखता है और पेशेंस खो देता है, 5वीं बार उसने क्या किया कि 44,000 कुछ जो रुपया था उसमें 1 जीरो और लगा दी, तो 4,40,000 कुछ हो गया वो। और जैसे ही 4 लाख वाले पे इन्होंने बटन दबाया, वो 4 लाख रुपया गया, और वो सारी की सारी जो वेबसाइट थी वो पूरी एकदम जो है वो वहां से गायब हो गई। तो दे वर वेल एजुकेटेड पर्सन्स, सो द क्रिमिनल्स आर वेरी एक्सपर्ट। दूसरी चीज एक और समझिए कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं
किसी घूमने के स्थान पे, किसी टूरिज्म प्लेस पे, किसी और कारण से, और वहाँ आपको लगता है कि यहाँ जो गाड़ी है आपकी वो 4,000 में होनी चाहिए। आप भी जानते हो कि भाई कितना किलोमीटर है, आजकल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और वो आपको 2,000 में दे रहा है, तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो फ्रॉड है। ठीक है सर, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केस, बहुत सारे, मैं किसी स्टेट विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, बट ये बहुत जगह होते हैं। आप गए, अब वो फ़ोन करे जा रहे हैं आप, और आप खड़े हैं वहाँ फैमिली को लिए हुए, इस तरीके के बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं। कपड़ों में है, आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है कि भाई ये कपड़ा जो है ये इतने, आप शर्ट पैंट मंगाया, आपको लगता है कि हाँ, तो अगर आपको वो कोई सामान एक अनरीजनेबली सस्ता दिखाई देता है, आप उस पर डाउट, तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है किसी का भी जगह पे, तो इस एबनॉर्मल बिहेवियर से आप बचिए, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सर अभी एक चीज पे बात करूंगा, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत चल रहा है और काफी वक्त से चल रहा है, हम लोग उस पर बात करते करते थक गए, लेकिन हर वक्त समझ में आता है कि इसके 70 लाख निकले, इसके करोड़ों, तो अभी तो शायद 23 करोड़ का एक आया था केस नोएडा में कि इतने पैसे निकल गए। तो मैं आपसे कहूंगा, आप कॉप रहे हैं और इतनी चीजें आपने हैंडल की हैं, बड़े बड़े क्राइम्स आपने सॉल्व किए, चीजें देखी हैं, तो आज के दौर में अगर साइबर क्राइम आप मतलब डिजिटल अरेस्ट का केस आपके सामने आया, तो आप उसे कैसे सॉल्व करें? देखिए, जैसे मान लिया डिजिटल अरेस्ट है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी आप सूचित करेंगे, उसमें कई बार क्या होता है कि वो आपको इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आपसे कह देंगे कि नहीं, आप किसी को नहीं बताएंगे, और हम आपके लड़के के साथ ये कर देंगे, या आपके कोई नियर डियर के साथ हम उसका ये नुकसान कर देंगे। कई बार आपके बच्चे बाहर होते हैं विदेश में, तो वो आपको उसके नाम पे एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो जितना जल्दी आप सूचित करेंगे, वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1930, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक कंट्रोल रूम का नंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 1930। आप उस पर तुरंत सूचना कर सकते हैं, और वहां से इमीडिएटली आपको थाने को, जो भी संबंधित थाना है, वहां उसकी रिपोर्ट जाएगी। एक काम आपको और इमीडिएटली करना चाहिए कि आपको अपने बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए कि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अगर पैसा होता है, तो बैंक आपसे ये मांगता है, आपको एसएमएस मांगता है, आपसे कंफर्मेशन मांगता है, तो आप अपने एसएमएस को या अपनी मेल को जरूर चेक करिए। दूसरा, ये जरूर आप ध्यान रखिए कि आपने अपना एसएमएस एक्टिवेट कराया हुआ है नहीं है, ठीक है सर, बैंक के अंदर एसएमएस को जरूर एक्टिवेट कराइए। अगर आपको ट्रांजैक्शन होने पे अगर एसएमएस नहीं आ रहा है, तो आप उसकी लिखित कंप्लेंट करिए, क्योंकि आपको कम से कम मैसेज आएगा। ठीक है, अब मान लिया आपने कहा कि आपको कोई रिपोर्ट करता है कि हमारे साथ ये ऐसा केस हुआ, तो सबसे पहले आप उसकी जो एफआईआर की जो प्रक्रिया है उसको कराइए। दूसरा, इमीडिएटली आप बैंक को इंटीमेट कराएंगे कि आपका ये इस तरीके से जो बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर जिससे हुआ है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो यूज किया गया, हो सकता है मेल से हुआ हो, उससे आप उसका जो लोकेशन है या जो भी उससे इंफॉर्मेशन है। आजकल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा I4C जो MHA के अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक कंपनी बनाई गई है जिसमें बहुत सीनियर अधिकारी IG रैंक के लगाए गए हैं और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो उनके पास सूचना जाने पे भी, जो ये 1930 है, वहाँ भी सूचना जाती है, तो उसमें तुरंत वो जिस नंबर से आया है उनके पास वो किस किस बैंक से, किस किस और दूसरे मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी उनको सूचनाएं मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपको जितना जल्दी आप सूचना देंगे, तो आपका पैसा वापस मिलने की संभावना होगी। हो सकता है वो पैसा ट्रांजैक्ट ना हो तब तक, और पुलिस फिर ईमेल अगर हुआ है तो ईमेल का डेटा मंगाएगी, मोबाइल फ़ोन का डेटा मंगाएगी, बैंक का जो जहाँ से पैसा गया है उस बैंक से वो किस बैंक के अंदर गया है उसका डेटा मंगाया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों की अपेक्षा तो ये है कि हमने सूचना समय से दे दी और हमें पैसा मिलना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है कि वो पैसा इतना जल्दी ट्रांजैक्ट हो जाता है, और ऐसे भी कई केस मिलते हैं कि उसमें बैंक के भी अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं कई बार ये पूरी एनालिसिस करते हैं आपके बारे में कि आपका पैसा कितना है बैंक में, और किस तरीके का आपका रहन सहन है, आप किस प्रवृत्ति के लोग हैं। ओल्ड एज लोगों को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं कई बार, या कई बार बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े से साइकोलॉजिकली जल्दी
डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, अब ये कहना कि ये हिप्नोटिज्म करते हैं, ये तो मैं समझता हूँ ये तो बात नहीं है, लेकिन कई बार हम अज्ञानतावश, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर मान लिया कभी कोई आपको कॉल आता है या कुछ भी है, तो आप तुरंत उसको मोबाइल को काट दीजिए, ठीक है, और थोड़ा रेस्ट करिए। मान लिया किसी ने आपको ये कहा कि आपका बेटे के साथ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और वो इस तरीके से है, तो आप 1 मिनट के लिए, हर आदमी जो है घबरा जाएगा, लेकिन कई बार ये कॉल ऐसी भी हो सकती है बोगस हो, तो आप अपने बेटे को तुरंत कॉल करके देखिए। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ इसका। और बड़े सीनियर अधिकारी जो अभी बॉम्बे में पोस्ट हैं, बहुत हाई पोजीशन पे, उन्होंने खुद ये बात मुझे बताई कि उनके बेटे लंदन में रहते हैं और उनके बेटे के पास फोन गया। उन्होंने कितना एनालाइज करते हैं ये सोचिए जरा। उन्होंने कहा कि आपके पापा हैं बॉम्बे में, उन्हें जो है वो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, और मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपको अगर नेगोशिएट करना है तो तुम जो है इतना पैसा इस बैंक में ट्रांजैक्ट कर दो, तो हम जो है आपके पापा को मैनेज कर लेंगे और वो सब मामला जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। द बॉय वाज इंटेलिजेंट। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं फादर को बात करूं, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने पापा को बात की तो उन्होंने कहा कि पापा कहाँ हो आप? तो उन्होंने कहा मैं तो ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर, ये टाइम लगभग लंच का टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं तो अभी अपने रिटायरिंग रूम में थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो इमीडिएटली वो समझ गए कि भाई ये तो एकदम, तो आप समझिए आपकी छोटी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब अगर वो इसी के बात में आ जाते तो उन्होंने क्या किया, उनके लड़के ने क्रॉस चेक किया कि ये, तो क्रॉस चेक करना जो है ये कई बार आपको बचा लेता है। और बार बार झूठ बोलता है आदमी और आपको डराता है, तो आप ये भी समझिए कि ऐसी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है दुनिया में, भारतवर्ष की बात नहीं है, कि दुनिया में कहीं भी आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ओके सर, डिजिटल अरेस्ट पे ही बात आई, एक सवाल और आएगा इसमें सर। डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं बहुत सारे कि आपने आप अरेस्ट हो गए होंगे, सीबीआई का वारंट आपके पास मेल पे वो भेजते हैं व्हाट्सएप पे। क्या पुलिस कोई ऐसा वारंट ऐसे व्हाट्सएप पे भेजेगी, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो भी होगा, इतनी सेंसिटिव चीजें, वो हमें किसी वेबसाइट पे पुलिस डाउनलोड करने को कह सकती है क्या? नहीं, इस तरीके का नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं होता कभी भी कि कोई मेल से भेजे या कोई कहे कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर उसको थोड़ा सा आप बारीकी से देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक करके रखते हैं, लेकिन उस समय लोग इतने दहशत में होते हैं, डरे हुए होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती। तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि जो आपको कोई व्हाट्सएप से या इस तरीके से कोई आपके अरेस्ट के, कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है डिजिटली, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। जो अभी मैंने आपको कहा कि ये अगर आप डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट है क्या? ये एक्चुअली ई रोबरी है। बिल्कुल सर, आपसे वही बात मैं पूछना चाह रहा था कि आपने एक चीज कही थी कि किसी भी क्राइम के आगे आप ई लगा दीजिए, आज के टाइम पे होगा सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये एक सोचिए जरा कि जैसे जो हमारे कन्वेंशनल क्राइम थे, सबसे हीनियस क्राइम अगर माना जाता है तो वो क्या हो सकता है? वो है मर्डर, ठीक है। तो मर्डर आज के समय में, अगर मैंने जो कहा कि आप ई लगा दीजिए, तो ई मर्डर, अब कोई कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मर्डर कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का, तो मैं इसका आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके बताता हूँ कि मान लिया कोई व्यक्ति किसी को एलिमिनेट करना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए किलर्स ढूंढेगा या ये है। तो अब ये किस तरीके से डिजिटाइज हो सकता है? वो कोई भी व्यक्ति मान लिया हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, मान लिया वो कोई बड़े लेवल के किसी भी पोजीशन का आदमी है, वो राइवलरी हो सकती है किसी भी प्रकार की। अब उनका मान लिया नेक्स्ट डे कोई ऑपरेशन की तैयारी है, और हॉस्पिटल का डेटा में सेंध लगा करके जो उसकी सिक्योरिटी है, उसके ब्लड ग्रुप को मान लिया A+ से A- कर दें। कौन ये ध्यान देगा कि इनका ब्लड ग्रुप A था या A- था? क्योंकि सारा तो डिजिटाइज्ड है। इसी तरीके से आपका जब वो ब्लड ग्रुप आपका वो चढ़ेगा तो द पर्सन विल डाई इमीडिएटली। इसी तरीके से आप सोचिए किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, कई बार हम इंसुलिन के जो इन्फ्यूजन करते हैं वो सारे के सारे डेटा हमारे मोबाइल से हमारे कनेक्ट होता है। कोई भी आदमी आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा बग डाल करके उसको टोटल वो कर सकता है। तो आपका जो इंसुलिन है, जो आपका पेस मेकर है,
इस तरीके से कितनी सारी चीज़ों को हमारी वो अफेक्ट कर सकता है। हमें अभी कुछ दिन पहले की बात है, कितने सारे डेटा चोरी हुई हैं, जैसे एम्स का। अब किसी को ये लगेगा कि भाई मेडिकल का डेटा चोरी करके कोई क्या करेगा। आप सोचिए, मेडिकल का या हेल्थ केयर का डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि जो ये सारा का सारा फार्माकोलॉजी का जो पूरा इतना बड़ा पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मा का है पूरी वर्ल्ड वाइड, ये आपका सारा डेटा से ही तो मेडिसिन को तैयार करता है कि कौन सी मेडिसिन की कितनी ज़रूरत है, किस टाइप से है। तो हमारा क्रिटिकल डेटा है जो भी है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो हमारा डेटा का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्राइम, जैसा मैंने बताया कि ब्लू कॉलर क्राइम, अब आया वाइट कॉलर क्राइम, और आज हम जमाने में हैं साइबर क्राइम की। तो जब तक हम ना केवल पुलिस सशक्त हो बल्कि नागरिक भी सशक्त हों अपने अधिकारों और ड्यूटी के प्रति। बिल्कुल सर, डेटा प्रोटेक्शन की बात की, डेटा प्रोटेक्शन बिल पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल आपके इससे आया मेरे जहन में। और जैसे आपने बताया कि मेडिकल डेटा को ऑल्टर किया जा सकता है, बैठ के पीछे हैकर्स वगैरह पूरे ग्रुप ये काम कर सकते हैं, और ये आसान भी हो गया सर, AI भी अब आ गया है, अब इतना आसान हो गया है। तो ये कितना बड़ा खतरा आगे जाके हमारे लिए बन जाएगा, और राइट नाउ हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा हो, बिकॉज आप मतलब इस फील्ड के मास्टर एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, और शायद मैं भी थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि कितना बड़ा दिक्कत ये सब चीज़ कर सकती है। आपको देखिए, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आज के युग में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है डेटा का प्रोटेक्शन। और डेटा का प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, कि हम साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, डेटा का प्रोटेक्शन ही तो करते हैं। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो क्रिएट करके बताता हूँ। देखिए जरा, मान लिया किसी को वो करना है, जमीन के जो कागजात पहले क्या करते थे, फर्जी कागजात बनाते थे। इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दिखाता हूँ। सोचिए जरा सा कि मान लिया कोई एक किसी का घर है, वो शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जमीन हो सकती है। आज पूरी दुनिया में, कम से कम इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे लैंड के रिकॉर्ड भी डिजिटाइज हो गए, लेकिन क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी पुख्ता है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब मान लो एक लैंड है जो प्राइम लोकेशन पे है, और लैंड ग्रैबर जो पहले गुंडागर्दी करके करते थे, अब वो जो गुंडागर्दी करने की बजाय वो गुंडागर्दी करेंगे। समझे कैसे? उसने जो डेटा जहाँ पे फीड किया हुआ है, उसका डेटा की जो सिक्योरिटी थी उसे ब्रीच की, जो बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हमने उसे ठीक ढंग से प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी नहीं दी हुई है तो। अब आपने मान लिया वो लैंड मेरे नाम से थी, आपने उसको जायका अल्टर कर दिया और अपना नाम, पिता का नाम भर दिया उसके अंदर। 5-6 साल आप आराम से बैठे रहे, और फिर आपने एक नोटिस भेजा कि भाई डॉक्टर जी के गोस्वामी साहब, ये आप तो अवैध रूप से इस घर पे बैठे हुए हैं, ये तो घर मेरा है। ठीक है, और फिर आपने एक सिविल सूट कर दिया कोर्ट में जाके, मुझे नोटिस आएगा, मैं कहूँगा कि नहीं, है तो मेरा है, मेरे पास बिजली के डॉक्यूमेंट हैं, फलाने हैं, ये है, सारा है। अब वो किससे पूछेंगे? वो पूछेंगे लैंड रिकॉर्ड कि जो भी वहाँ के नगर निगम हैं या पटवारी साहब हैं, ये है, उनके रिकॉर्ड में क्या मिलेगा? वो कहेंगे नहीं साहब, ये तो इनका नहीं है, ये तो दूसरे का है जिसने पिटीशन की है। तो इस तरीके से आप देखिए, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड हैं, हमारे सारे रिकॉर्ड हैं। अभी एक हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने मुझे बताया कि एक जो रिव्यू पिटीशन के अंदर एक क्लाइंट केस हार जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने एक थोड़े दिन बाद रिव्यू पिटीशन डाली, और ये लाइव केस है, ये ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं है, उन्होंने लाइव केस बताया। तो रिव्यू पिटीशन में उन्होंने क्या किया कि जो उनका डिजिटाइज्ड वर्जन था उस ऑर्डर का, जो पहले वो हार चुके थे, अपनी पिटीशन के अंदर उन्होंने कुछ पेज बदल दिए डिजिटल फॉर्मेट में, और कहा कि साहब ये जो जजमेंट हुआ था उसके अंदर ये पॉइंट हमारे जो जज साहब थे उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया। तो इसमें रिव्यू पिटीशन करते हैं। रिव्यू पिटीशन में वो अगले वाले कोर्ट के अंदर उस मैटर को हार गई वो पार्टी। जब वो हारी हुई पार्टी फिर अपील में जाने की तैयारी की, तो वहाँ जो वकील साहब थे उन्होंने देखा, जब उनके पास पूरी फाइल उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पिटीशन इन्होंने दाखिल की थी शुरू में, इसमें तो ये पेज ही नहीं थे। आप जरा देखिए, बंदा, एक आम बंदा सोच भी नहीं सकता। तो आपको अब जो हर पेज है उसमें आपको जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें
आपका ब्लॉकचेन हो सकती है और टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो अब आपको मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आने वाले 5 से 7 साल में आप ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो भी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होंगे उनके आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी कोई डिजिटाइज कॉपी ना हो उसकी। ओके, दैट साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट नाउ बिकॉज नथिंग विल बी प्रोटेक्टेड। आज आपने जिसको प्रोटेक्शन बोल रहे हैं हो सकता है कल उसको क्रैक कर दे वो। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, जो बड़े बड़े जो कई हजार साल जिन चीज़ों में लगने थे उनको क्रैक करने के लिए, मान लिया पासवर्ड को, अब वो जो है वो घंटों में या मिनटों में करने की बात चल रही है। तो साइबर सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल, केवल इंसान के व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी भी संस्था के लिए है, किसी भी देश के लिए है। अब मैं आपको एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। मान लिया आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप एक दूसरा बिजनेस लाना चाहते हैं, आपके पास धन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपने खड़ा कर दिया, मान लिया एक होटल बना दिया, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। आप क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ा जो बिजनेस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लाइंट। कहाँ से लाएंगे क्लाइंट? अब आपको मैं दो वो देता हूँ ऑप्शन। एक तो ये है कि वहाँ का चूंकि सारी चीज़ें हमने डिजिटाइज कर रखी है, एक क्लिक में जो है सारा डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक तो वहाँ का जो भी डेटा जिसके पास है उसको आप ड्राइव कर लें और उससे डेटा ले लें। दिस इज वन वे। चलो ये तो हो सकता है और हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमारे इस नोएडा शहर के छोड़िए सब जगह हो रहा है, यहीं की बात नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं इस तरीके की। दूसरा तरीका है कि आप हैकर को लेकर के और उसका सारा डेटा आपने ले लिया। अब उस डेटा से आपने जिन जिन लोगों को, आप मान लिया कोई विदेश से आता था, कोई क्लाइंट कोई कहीं से आता था टूरिस्ट, उनको सबको आपने मेल भेजे, आपको पता चल गया कब ये कौन से महीने में कितने का किराया देते थे, उससे 10-20% 30% आपने कम करके और आपने उनको सारा भेज दिया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हम तो बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं लेकिन हमारा तो बिजनेस ही जो है वो बहुत डाउन हो गया, कैसे? तो ये जो अब इस समय जो समय चल रहा है, आपको मैं एक और सिनेरियो क्रिएट करता हूँ और ये फैक्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये इंटरेस्टिंग, बिल्कुल रियल चीज आप समझा रहे हैं, बिल्कुल प्लीज। एक जो मिष्ठान की दुकान, ये लखनऊ की घटना है बाय द वे, अब कहाँ की है मैं ये नाम एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा। तो हैकर ने क्या किया कि जब उसका पीक आवर चलता था, ठीक है सर, ठीक है, किस चीज का, जब पैसा जब ग्राहक ज्यादा आते थे, तो उसने बैंक में आधे घंटे के लिए अपना वाला जो बैंक अकाउंट था वो लिंक कर दिया, ओके, हाफ एन आवर के लिए, और जो पीक आवर का जो टाइम था वो पैसा अपने वाले अकाउंट में डाल दिया और फिर वो उसको रिवर्ट कर दिया। तो इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको और दूसरी जो प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी के लिए ये होगा, लगेगा कि भाई ये तो गोस्वामी साहब जो है तो समस्या बताए जा रहे हैं, है ना, डरा रहे हैं। डराना नहीं है इसमें, आपको एजुकेट करना है, आपको अवेयर करना है ताकि आप होशियार हों। आपको डिजिटल से डरना नहीं है, क्योंकि ये तो रियलिटी है। लोग कहते हैं एआई आ जाएगा तो हमारे बिजनेस अफेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी, नो। हाँ, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इसके साथ आप कितने कन्वर्सेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो अब कैसे इससे अपना ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप थर्ड पार्टी साइबर ऑडिट कराएं। ठीक है, जैसे हम हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं, मान लिया किसी भी, आपका ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आपके अकाउंटेंट होंगे, लेकिन आप ऑडिट किससे कराते हो? थर्ड पार्टी से। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही आपको साइबर का भी, हमारी जो सिक्योरिटी है वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है, कितनी सुरक्षित है, इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट। अभी आप अंदाजा करिए कि आने वाला नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है 2 साल पहले मैंने ये कहा था और वो अब से शुरू है। आप देखिए, साइबर इंश्योरेंस, ओके सर, साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस होगा। आपको अपना मोबाइल का चाहे 10 ही रुपए का आप महीने का इंश्योरेंस लें, क्योंकि आपका डेटा इतना वैल्यूएबल है। जहां जहां आपका कोई भी थ्रेट होगी, जैसे हेल्थ को थ्रेट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, बिल्कुल। क्रॉप को थ्रेट है, क्रॉप इंश्योरेंस है। बिल्डिंग को थ्रेट है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है। तो आपका डेटा का थ्रेट है तो डेटा का इंश्योरेंस है। तो अब डिजिटल इंश्योरेंस आ गया है। तो ये जो युग है, ये बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव युग है। बिल्कुल सर, एकदम अलग हो गया चीजें। हाँ, तो अब ये, तो इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें कदम ताल करनी है।
हमें अपने आप को अवेयर करना है। जो हमारे नॉलेज का लेवल था, पहले क्या था कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, एक अपना बिजनेस ले लिया या हमने एक जॉब पकड़ लिया और फिर बस मस्त हो गए। अब वो मस्ती से काम नहीं चलेगा, आपको समय के साथ अपनी नॉलेज जो है उसको अपग्रेड करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर जैसे कि आप फाउंडिंग डायरेक्टर हैं फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के, तो आपसे एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि हम अक्सर सवाल करते हैं उन लोगों से कि फ़ोन का जो डेटा है, जैसे पुराने फ़ोन्स जाते हैं लोगों के पास और पुराने फ़ोन के अंदर भी हमारा डेटा चले जाता है, क्योंकि रीसेट करने के बाद भी शायद वो डेटा बचता है उसके अंदर। तो आप शायद सबसे सही समझा पाएंगे वो कि जब पुराना फ़ोन हम बेच रहे हो तो उसको कैसे हम डेटा को डिस्कार्ड करें। देखिए उसमें क्या है कि आप उसका फैक्ट्री मोड पे आप उसको लेके जाएं और एटलीस्ट 2 बार जरूर उसको करें, ठीक है। और मतलब उसमें टेक्निकल आदमी का आप उसमें मदद ले लें। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि डेटा डिलीट हो गया, तो वो डेटा उसके अंदर रह जाता है। और जब भी आप किसी का मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से उसको बेचें। उसका जो पेपर बनता है उस पेपर को जरूर आप तैयार करें। ये नहीं है कि आपने किसी का मोबाइल कहीं ले लिया, किसी को बेच दिया, तो इससे आप जरूर बचें। फाइन सर, अब आप बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की। सर अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात मतलब काफ़ी वक्त से चल रही थी, तो इस पे थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए कि ये आम आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपसे बताया कि आज के समय में डेटा गोल्ड माइन है। बिल्कुल, डेटा इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। जैसे हमने कहा कि अभी तो मैंने इंडिविजुअल की बात की, कंपनी की बात की, किसी भी नेशन के लिए सबसे सिक्योरिटी आप उसकी वो है कि अगर उसका डेटा कितना सिक्योर है। अमेरिका आज की डेट में क्यों पावरफुल है? डेटा क्यों? चूंकि उसके पास सबका डेटा है। उन्होंने डेटा का जो कैप्चर किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा उनके पास। बिल्कुल। तो हमें किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना है, तो डेटा का कैसे हम सिक्योरिटी करें। तो इसमें हमारे यहाँ समझने की बात यह है कि इंडिया के अंदर 2017 में एक केस आता है जिसमें राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उस केस का नाम है केएस पुट्टास्वामी जस्टिस थे रिटायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। और आप समझिए फारूकी साहब के पहला कंट्री है हमारा और आखिरी जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के द्वारा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR आता है 2018 में, और हमने अपनी कंट्री के अंदर DPDP एक्ट लाते हैं 2023 में। DPDP का मतलब है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब इन दोनों में अंतर यह है कि GDPR को देखें। GDPR साथियों इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि दुनिया का जो सारे जितने भी लॉज बने हैं उसका जैसे होता नहीं है कि एक फ्रेमवर्क है, वो उसके आधार पर बना है। एक बात और समझने की है यहाँ पे कि अब आज के समय में डिजिटल युग में अब ये नहीं है कि आप कुछ कानून बनाओ, अमेरिका कुछ कानून बनाए, तो एक जो उसका ढांचा है वो ढांचा एक जैसा रहेगा। तो साइबर स्पेस के जितने भी लॉज बन रहे हैं उनका जो फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं वो लगभग फिक्स है। तो उसी लाइन पे हमने भी बनाया। अब सोचने की उसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके 2 पहलू हैं जो आम आदमी को समझने चाहिए। एक कहते हैं उसको डेटा फिड्यूशरी और एक कहता है डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो डेटा प्रिंसिपल का मतलब है जो डेटा का मालिक है। अब उसका क्या मतलब हुआ, कैसे हम समझे कि हम मालिक कैसे हैं या कौन मालिक होता है। मान लिया थोड़ी देर के लिए उदाहरण देता हूं मैं कि आप बैंक में एक खाता खुलाने जाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन का एक सिम कार्ड लेने जाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम एक मोबाइल के लिए अप्लाई करते हैं सिम लेने के लिए, तो उस पर हमें 4 सिम मिल सकते हैं। ओके। एक फॉर्म पे, जिसे हम कहते हैं ना कैफ, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, कैफ होता है वो, उस पर हमें एक सिम हम अप्लाई करते हैं, उसे 4 मिलने के चांस है। तो जब भी कोई आदमी ऐसे क्राइम करने की कोशिश करता है तो वो उस पर आपके नाम से एक्स्ट्रा सिम करा सकता है। और जो ये वेंडर होते हैं जो इस तरीके की क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो यही काम करते हैं। तो इस बात को आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी आप उस पर अप्लाई करें उस पर लिख दें ओनली फॉर 1 सिम। और आप एक और सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मान लिया आपने बैंक अकाउंट खुलाने के लिए अपना आधार दिया, तो आप उस पर क्रॉस करिए, सिग्नेचर करिए, लिखिए सबमिटेड फॉर अप्लाइंग इन SBI बैंक अकाउंट ओपनिंग, या सिम कार्ड के लिए लिया है, ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके उसका, ठीक है।
तो जो मैं डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहा था, तो एक हुआ डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा प्रिंसिपल के कुछ राइट मिले। जो ये पोर्टेबिलिटी आई है ना, हाँ सर, ये उसी से आई है। ओके हाँ, सर, पोर्ट हो हाँ पोर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं थी। तो जब ये पोर्टेबिलिटी आई तो आपको मेरा मन है कि मैं किसी मान लिया VSL पे जाना चाहता हूँ या जिस पे जाना चाहते हैं, तो अब आपकी वो पोर्टेबिलिटी का अधिकार मिल गया। इसी के तरीके से कहते हैं राइट टू इरेज। मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन को नहीं चाहता कि आप उसको कहीं पब्लिक डोमेन में रखें, तो वो भी राइट आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा आपने सबमिट किया है आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे राइट आपको मिले। जो डेटा फिड्यूशियरी है, डेटा फिड्यूशियरी वो है जिसके पास आपका डेटा है, तो उसके कुछ ड्यूटीज हैं कि आपका डेटा को वो जिस काम के लिए लिया गया उसी के लिए देंगे। अब आप जरा इसका उदाहरण बताता हूं मैं कैसे मिसयूज हो रहा है। कि आप अभी जरा कोई ऐप यूज करिए, ठीक है, आपको तुरंत बहुत सारे मैसेज आने लग जाएंगे। बिल्कुल सर, हर चीज के आने लगे। कहाँ से? आपका सारा डेटा जा रहा है। हम जाते हैं कोई कपड़ा लेने के लिए, एक शर्ट लेने के लिए, वो हमसे सारी चीजें मांग लेता है और हम खुशी खुशी उसको मोबाइल नंबर भी, जीमेल भी, डेट ऑफ बर्थ भी, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट भी क्यों देते हैं? वाई? तो बी कॉशियस वेयर वी आर शेयरिंग अवर डेटा। वी आर वेरी कैजुअल। किसी भी चीज में हर चीज मांग रहा है, वो क्यों मांग रहे हैं? वाई वी आर शेयरिंग। तो इस तरीके से जब हम डेटा को अपने देंगे तो इसमें चांस है कि फिर वो आपका उसको मिसयूज करें। कई बार आप अपना OTP जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी चीज होती है। तो ये सब काम मत करिए। आप अपनी पत्नी का नाम, अपने पति का नाम या बच्चे का नाम, ये दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। और ये 10% 20% तो थोड़े से इस मामले में इंटेलिजेंट हैं, बाकी लोग कॉमनली इन गलतियों को करते हैं। तो ये हैकर्स बहुत आसानी से इन चीजों को पकड़ लेते हैं। मेरे एक दोस्त है सर, वो उनके फोन का और बहुत सारी चीजों का पासवर्ड उनके घर का नंबर है। हाँ, मैं उनको कई बार कहता हूँ भाई ये काम मत नहीं, तो आप उनको बताइए इस बात को। तो अभी हम जो DPDP की बात कर रहे थे, DPDP में ये अंतर है कि ये जो हमारा जो लॉ आया है इसमें केवल डिजिटल डेटा प्रोटेक्टेड है, बाकी डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे जो आपका हार्ड कॉपी में डेटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज आप और समझिए कि इसमें फाइन कितना है। जो DPDP में अगर कोई प्रिवेसी का वायलेशन होगा, डेटा का वायलेशन होगा, 250 करोड़ रुपया। कितनी सारी कंपनियां आप देखिएगा इतिहास में चली जाएंगी जैसे ही DPDP रूल आते हैं। और यूरोपियन यूनियन में 50 मिलियन यूरो या 4% आपका जो ग्लोबल टर्नओवर। ओके, आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 4%, तो कितना इंपॉर्टेंट है डेटा। तो उसका प्रोटेक्शन अगर हम नहीं करेंगे, और अब आप सोचेंगे साहब मुझे क्या मतलब, मैं तो इंडिविजुअल हूं, आप भी डेटा वो है फिड्यूशियरी। मान लो अब मैं उसका उदाहरण बताता हूं। आपका नंबर मैंने अपने पास रखा हुआ है, बिल्कुल आपका नंबर मैंने फीड कर लिया, और वो नंबर को मैंने जब उसमें मैंने कोई वो अपलोड की, मान लिया कोई एक ऐप अपलोड की, तो उसने आपसे पूछा कि हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, और आपने उसको अलाउ कर दिया। आपको किसने अधिकार दे दिया ये कि सबके कॉन्टैक्ट आप दूसरों को बांट दीजिए? तो सर इसमें तो इस बिल में तो सर ये भी बंदा भी फंस जाएगा अगर उसके। हाँ, तो इंडिविजुअल पे भी वो लागू होगा। अगर वो ये प्रूव कर सका कि साहब मेरा मोबाइल नंबर फारूकी साहब की वजह से जो है ये गया, जिससे मेरा ये नुकसान हो गया या मेरा ये डेटा की वायलेशन हो गया, तो फारूकी साहब जो है वो डेटा फिड्यूशियरी होंगे और उन पर फाइन लग सकता है। फाइन लगेगा। तो हमें सबको ये सचेत होना है कि हम डेटा किसके साथ शेयर कर रहे हैं। डेटा का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इसमें लोगों को ज्ञान होना, जानकारी होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मेरे को तो लगता है आज बहुत सारी चीज़ें उनके समझ है होंगी लोगों के डेटा से रिलेटेड। सर एक चीज़ और आई है मेरे माइंड में, और बड़ा खतरनाक सिनेरियो क्रिएट हुआ ब्रेन में, कि जैसे आप कह रहे थे कि एक आपके डॉक्यूमेंट पे, आधार कार्ड पे 4 सिम भी निकल सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है उसमें। नहीं, ये इट इज परमिटेड। जी हाँ सर, निकल जाते हैं। तो अभी जो AI आ गया है सर, AI पे तो हमें आधार कार्ड देने की भी जरूरत नहीं हो रही है। हम लोग मतलब एक बार अगर के आधार कार्ड गया, उसका डुप्लीकेट इतना इजीली बन जाता है। तो ये चीज कैसे रुकेंगी? क्योंकि ना मैंने कहीं आधार कार्ड दे रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ, मेरी इमेज ऑलरेडी फेसबुक पे लगी हुई है, उसने फेसबुक में मेरी इमेज लगाई, DOB वगैरह कहीं से भी मिल जाती है, सारी चीजें लगा के उसने फेक आधार कार्ड बना दिया, बिल्कुल वो लगता ही नहीं है।
तो ये चीज कैसे रुकेगी सर, क्योंकि आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो है, जैसे देखिए अभी जो ये सब जो अभी जो फेज चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज चल रही है। ओके, ठीक है। तो निश्चित रूप से जब ये इसकी सिक्योरिटी के भी फीचर आएंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब एआई आ जाएगा, तो एआई के निगेटिव पॉइंट भी होंगे, एआई के पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, ठीक है, बल्कि पॉजिटिव उसके कई गुना ज़्यादा होंगे। तो बात यह है कि हम जो चाकू ले रखा है हमने, हम उससे काम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी है वो इट इज़ ए गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। तो हमें ये जरूर देखना होगा कि जो भी हम एआई ला रहे हैं या जो भी और टेक्नोलॉजी है, अब जैसे सपोज करिए सिक्योरिटी फीचर्स ही हैं, तो एआई के आ जाने से जो हमारी जो बहुत सारे और जो फीचर आएंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे जो हमारा एआई है, तो एआई के अंदर जब एआई आएगा तो ब्लॉकचेन की भी जो पावर है वो बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एआई को हम ये खतरा मान करके बैठें, और जब क्वांटम आएगा तो क्वांटम से जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं, आप क्वांटम के पॉजिटिव साइड देखिएगा कितने सारे होंगे। जो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, काम चल रहा है उस पे, तो उस पर बहुत काम चल रहा है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है, जो जिससे हमारा फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, तो ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो इसके हम यही ना समझें कि केवल नेगेटिव साइड्स होंगी, बट उसके पॉजिटिव साइड्स भी होंगे। फाइन सर, आप फोरेंसिक्स पे काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टर भी इंस्टीट्यूट के, तो आपने इस फील्ड में और कितने चेंज पे काम किया है अपनी सर्विस में? देखिए, ये जो कहना है ये बड़ा एक लंबा वो है, प्रश्न है, लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि फोरेंसिक जो है हम लोग, मैं एक खास करके इस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ कि फोरेंसिक का शब्द सुनने के बाद हम ये सोचते हैं कि फोरेंसिक एक लेबोरेटरी है, फोरेंसिक तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, फोरेंसिक तो जो है कहीं मर्डर हो जाए, क्राइम हो जाए, उससे रिलेटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। फोरेंसिक एक माइंड सेट है, फोरेंसिक है सच्चाई की खोज। फोरेंसिक का असली उद्देश्य क्या है? सच्चाई की खोज। सर, हम यही सुनते हैं कि फोरेंसिक टीम आएगी न्यूज में, ये होगा, ये सब नहीं, हम जो भी काम करते हैं साइंटिफिक तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो हमारा जो भी हम जैसे इन्वेस्टिगेशन है वो हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे फैक्ट ढूंढ रहे हैं जो सही हैं, जिससे हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। यही काम हम ट्रायल में कर रहे हैं। तो जो अगर फोरेंसिक का मैं ये कहूँ कि फोरेंसिक किस पर्पज के लिए यूज होती है, तो फोरेंसिक है सच्चाई की खोज का जो भी हम तरीका अपनाएं। तो हम जीवन भर यही तो करते हैं कि सच्चाई को तो खोजते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट और एक सामाजिक रूप से भी कि हमें फोरेंसिक विजन डेवलप करना है। फोरेंसिक जरूरी नहीं है कि हम आपको मैं एक तरीका एक और वो बताता हूँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने एक सोलोमन जस्टिस का नाम सुना होगा, सोलोमन के बारे में सुना होगा कि साहब वो जो अपने कोर्ट में बैठे हुए थे और दो महिलाएं जो है वो अपने एक बच्चे को की मदरहुड के लिए कि मेरा बच्चा है झगड़ती हुई आती है। एक बच्चा है, दो माँ बनी हुई है, अब कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। उन दिनों ये डीएनए और ये तो थे नहीं। तो अब देखिए यहाँ उन्होंने किस वैज्ञानिकता का परिचय दिया। उन्होंने अपने हलकारे को कहा, जो भी उसका था, कि भाई एक तलवार लाओ। तलवार आ गई। उसने कहा कि मैं बच्चे के जो है 2 हिस्से कर देता हूँ, एक इस माँ को इसको दे दो, एक इसको दे दो। एक उनमें चिल्लाई, उसने कहा कि नहीं बच्चे को मत मारो, इसी को दे दो। तो राजा ने कहा कि यही माँ है। अब वहाँ ना कोई डीएनए था, ना कोई फिंगरप्रिंट था, ना कोई साइंस थी। ये है फोरेंसिक साइंस, ये है फोरेंसिक विजन। तो किसी चीज को सच्चाई तक जाने का रास्ता है फोरेंसिक विजन। तो हमें सबको फोरेंसिक को वाइडर टर्म में सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी जो सोच है उसमें वैज्ञानिकता लाएं। वैज्ञानिकता ही फोरेंसिक विजन है। फाइन सर, फोरेंसिक की आप बात करें तो सर ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जब होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है लोगों के लिए कि क्या हो रहा है। तो सर एक कोई सिनेरियो में आप बताएं कि किस तरीके से चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती होंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी की होंगी। जब एक फोरेंसिक जांच होती है तो किस तरीके से होती है? देखिए, फोरेंसिक की जांच जो है, जैसे मान लिया सपोज करिए थोड़ी देर के लिए बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे मान लिया मर्डर ही होता है, ठीक है सर, ठीक है। मर्डर में उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो गोली मार करके किया गया हो, वो कोई गला दबा करके किया गया हो, कोई स्टैबिंग करके किया गया हो। तो बहुत सारे तरीके हैं उसके। तो अब वहाँ के जो सिनेरियो हैं जहाँ पे बॉडी मिलती है आपको, वहाँ क्या क्या चीज़ मिली है, कितने दिन बाद सूचना मिली है, बॉडी की कंडीशन कैसे है। तो इसमें हर जो सिनेरियो है वो अपने आप में यूनिक होता है। हमें जब पढ़ाया जाता है
क्राइम में तो ये कहा जाता है कि हर क्राइम सीन अपने आप में अनूठा होता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो कोई ना कोई नई चीज़ उसमें जरूर होगी किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो हर इन्वेस्टिगेशन में, हर क्राइम सीन के मैनेजमेंट में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी इंटेलेक्ट जो है वो एडिशनल यूज करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना हम सिक्स्थ सेंस। बिल्कुल सर। ये बहुत बार काम आती है सिक्स्थ सेंस। तो हमने किसी स्टेट के अंदर एक क्राइम हुआ और वो बड़ा फेमस क्राइम है ATS का, मैं अब नाम तो नहीं लूंगा उसका। हमने किसी दूसरे स्टेट के अंदर एक टीम हमने पहले ही भेज दी, एक इस एंटिसिपेशन में कि ये इसके केस आ रहे हैं तो हमें वहाँ टीम चाहिए। मतलब काफ़ी जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो उसमें बार बार एक स्टेट का झलक रहा था उसमें, तो हमने टीम जो है शाम को ही बाय एयर भेज दिया। और जो किंग पिन था उसमें, वो वहाँ की लोकल पुलिस के हमने मदद करके उसको सुबह को ही उठा लिया। और कहीं हम उसको नहीं उठा पाते और वो बाई चांस स्लिप कर जाता, तो जो इतना बड़ा केस खड़ा हुआ, इतना बड़ा जो जिसमें उसमें बल्कि ट्रायल भी हो चुका है, सारे लोगों को उसमें 14 लोगों को उसमें आजीवन कारावास हुआ। तो वो केस केवल इसलिए हुआ कि वो जो कल्प्रिट था वो हमें समय से पकड़ गया। और वो जब कभी कभी मुकद्दर साथ होता उससे जा रहा था, वही लैपटॉप उसके पास था जिसमें सारा डेटा था। अरे बिल्कुल सर, वो सिक्स्थ सेंस काम आ गया। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं, बहुत सारे अधिकारियों को ऐसे अनुभव होते हैं कि कई बार होता है कि जब कहते हैं ना समय अच्छा चल रहा है। सर कोई एक इंटरेस्टिंग सीन क्राइम जो आपने सॉल्व किया हो जिसमें साइबर का भी कुछ हल्का फुल्का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चीजें कुछ अगर शेयर करना चाहें? देखिए आज के समय में तो मैं ये कहता हूँ कि साइबर जो है ना, साइबर की फुटप्रिंट ऐसा है जैसे आलू आप किसी भी सब्जी में डालिए, तो आने वाले समय में चाहे आप कोई भी क्राइम को देखें तो उसमें अब आपको साइबर तो हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि साइबर ऐसा है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो मोबाइल फोन आपका डेटा है, उससे आपकी हर चीज़ पता चल सकती है। आप क्या खाते हैं, आप कौन से वाले उसका स्विगी से मंगाते हैं कि किससे आप लेते हैं, कौन सा ब्रांड का आप कपड़ा पहनते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आपका हाइड आउट कहाँ है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जिस जगह पे रेगुलर बेस पे आपका लोकेशन रात में 1-2 बजे के से लेकर के 5 बजे तक होगा, वो आपका हाइड आउट होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। आप कहीं भी दुनिया में घूम घाम के आएंगे 1:30-2 बजे तक तो सोएंगे ना। बिल्कुल सर। तो वहाँ सोएंगे जहाँ रेगुलर बेस पे अगर कोई आपका ये 2 से लेकर के सुबह 5 बजे तक 5 बजे हो सकता है। तो क्रिमिनल भी जब ये करते हैं तो जो उनका हाइड आउट ढूंढना होता है, तो दिस पीरियड इज वेरी क्लिंचिंग पीरियड। इसी तरीके से आपके मूवमेंट कहाँ होते हैं, कहाँ जा कर के आप रुक रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंट आप जाते हैं, किससे आप बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, क्या आपकी हैबिट्स है। एक इसी स्टेट का क्राइम जैसा आपने कहा ना कि कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। एक केस है, हालांकि कुछ लोग हो सकता है उसको कनेक्ट भी कर लें, चूँकि अब तो खैर उसका ट्रायल हो गया, वो सज्जन जेल में है। बड़े लेवल के वो थे एक्यूज्ड। CBI में केस हुआ। अब चूँकि केस ट्रायल वायल हो गया इसलिए मैं उसके रेफरेंस दे रहा हूँ, उसका कोई मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने क्या हुआ उसमें कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन जो है उनका इवनिंग के टाइम में उन्होंने एक दिन, हमें 1 साल का जो डेटा मिला, जिस दिन घटना की बात है, जब समय था घटना का, उसमें 58 मिनट के लिए उन्होंने मोबाइल बंद कर रखा था अपना। ओके। एंड ही वॉज ए वेरी पॉपुलर पर्सन, जिसको उस समय पूरे 1 साल के अंदर कभी भी उस दौरान ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उनकी बहुत सारी कॉल उस समय ना ही हो चुकी। शाम के वक्त की बात थी, मतलब 7 से 8 के बीच के लगभग। तो वो टाइम पीक टाइम होता है लोगों की बात करने का। उन्होंने उस टाइम वो फ़ोन बंद कर रखा था। तो हमने ये सवाल किया कि ये आपने बंद क्यों किया? तो फ़ोन बंद करके भी आपका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। तो ये निगेटिव कई बार एविडेंस हो जाते हैं। तो फ़ोन बंद करना, जैसे आदमी सोचता है ना हम तो फ़ोन बंद कर देंगे, तो फ़ोन बंद भी क्यों किया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जब फोरेंसिक्स होंगी, जब चीज़ें तो जब आपका ये है तो हर मोमेंट, तो इसलिए जब भी आप कोई मोबाइल फ़ोन का या कोई भी साइबर स्पेस की अगर आप बात करते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कभी भी अनावश्यक अननोन आदमी से कभी बात मत करिए, कभी उसको टेक्स्ट मैसेज मत करिए। अनावश्यक जब हम इस तरीके से करते हैं, और आजकल तो एक और मुसीबत हो गई है, डीप फेक। हाँ सर, डीप फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है सर। तो डीप फेक पे आपका फ़ोटो बन जाएगा, आपका
थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस लेकर के आपका पूरा जो भी है कन्वर्सेशन हो जाएगा। आपका फोटो ऐसा बना देंगे कि आपको, अच्छा एआई का एक आपको मैं और बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एआई के फोटो को आप कैसे पहचानें। बिल्कुल सर, बताइए प्लीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि फोटो बना के भेज दिया। तो जब हम कहीं बैठे हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, तो हम कितना ही भी स्ट्रेट फोटो ले, उसमें शैडो जरूर आती है। बिल्कुल सर, नेचुरल फोटो में बिल्कुल कितना ही भी आप लाइट कर लीजिए, लेकिन नेचुरल वे में थोड़ी बहुत से एआई में अभी शैडो नहीं आ पाती है। पॉइंट है सर, बिल्कुल। तो ये एआई को नेकेड आई से देखने का ये एक तरीका है कि उससे ये पता चल जाएगा आपको शैडो से कि क्या ये ओरिजिनल फोटो है या जो आपका एआई जनरेटिव फोटो है। सर पुलिस के बारे में ये भी आता है, थोड़ा सा आपसे 1-2 सवाल इस पे भी करूंगा कि क्राइम तो चलिए ठीक है, क्राइम किसी ने कर दिया, लेकिन क्रिमिनल जो होता है ना वो उसको आंखों से भी पहचान लेते हैं पुलिस। हाँ देखिए सर, ये पूरी साइकी समझ लेते हैं उनके चलने में फिरने से। जरूर मदद करता है, लेकिन इस पे हम आपको देखिए ये आपको मदद कर सकता है, लेकिन इस पे आप अंत नहीं कर हाँ सकते। सर, मदद वो चीज। तो इससे ये है कि आपको अगर मान लिया किसी पे शक हुआ, जैसे मान लिया आप कहीं भीड़ में खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं कि भाई कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं जा रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बस हाँ, आपको शक हुआ उसी पे मैं आप ये उसको सब कह रहा हूँ कि सर वो क्या भेज दें। किस तरीके से समझते हैं चीजों को, कि मतलब किसी का पोस्टर समझते हैं या क्या समझते हैं? देखिए वो जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप मीडिया में हैं, तो मीडिया की बहुत सारी चीजें आपकी वो आपके बॉडी में आ जाती हैं, आपकी थिंकिंग में आ जाती हैं, जिसे कॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। वो जैसे जैसे आप बराबर करते जाते हो, जैसे हमारी मदर आपकी मदर हैं, या हमारे घर में जो महिलाएं हैं खाना बनाती हैं, तो वो बनाएंगी तो गोल ही हो जाएगा। हम आप करेंगे तो कभी गोल नहीं कर सकते। तो वो कुछ चीजें हमारे कॉग्निटिव असेट बन जाती हैं। तो ऐसे ही वो पुलिस है, पुलिस भी चूंकि वो बहुत बार ऐसा करती है देख करके उससे। जिसे मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मुरादाबाद में एक रोड होल्ड अप हुआ, ठीक है, मुरादाबाद में बहुत रोड होल्ड अप था, तो बंद हो गए। ये बात बता रहा हूँ 2003 की, और वो प्रिसाइजली मैं बता भी रहा हूँ आपको कि ये बात है 16 जनवरी की। मैंने 14 जनवरी को वहाँ ज्वाइन किया 2003 में, और ये 16 और 17 की रात में चंदौसी वाली रोड पे करीब 1.5 घंटे, कम से कम 20-25 गाड़ियों को उन्होंने तार बांधा और उनको लूटा 2-2.5 घंटे। और इतना ज़्यादा उस टाइम कोहरा था कि मुझे पहुँचने में मुरादाबाद से चंदौसी तक 1.5 घंटा लग गया, इतना कोहरा। खैर अब आप देखिए कैसे क्या हुआ। तो और वो क्या हुआ कि लूटने के बाद में वो अलग अलग जगह चले गए, राइट। तो क्या होता है अब आप देखिए, हम लोगों ने पूरा पुलिस लग गई, ये हुआ। तो एक वो जा रहा था टेम्पो टाइप का, उसमें कुछ लोग बैठे थे, हमारे सिपाही जो उसका चेक वेक करे चुके। सुबह 4-5 बजे उतना ज़्यादा तो गाड़ियाँ जा नहीं रही थी, तो जो भी जा रही थी तो ये था कि भाई ये जाएंगे तो किसी ना किसी साधन से जाएंगे। अब उन्होंने जैसे वो देखा तो ठंड का टाइम था सुबह सुबह, तो कुछ कंबल उम्बल लपेटे हुए था वो, कुछ चादर वादर। तो उसने कहा वो कौन है बे? तो उसने कुछ बोला कुछ भाषा में, तो कहने लगा वो कि कहाँ का रहने वाला है? तो उसने कुछ जगह बताई। उसने कहा कि तेरी भाषा तो वहाँ की नहीं है। तो वो सकपक आ गया एकदम से। बस उसी में देखा तो उसका जो बहुत सारा जो उसका बैग था उसमें घड़ी और पर्स और ये सब जो है वो मिल गए। तो वो क्रिमिनल था। अब आप सोचिए कि उसकी भाषा से ही उस सिपाही ने तुरंत उसको, नहीं तो शायद हो सकता है अगर वो वैसे होता तो शायद सबकी वो तलाशी उतनी ढंग से ना लेता। तो ये कभी कभी आपकी कॉग्निटिव नॉलेज हो जाती है, और ये आपको बहुत काम आती है जब आप उसी काम में लगे रहते हो तो बहुत बार। लेकिन मैं इसमें ये मानता हूं कि आप केवल शक के आधार पे या अपने अनुभव के आधार पे उसको कंक्लूजन तक नहीं कर सकते, जब तक आप उसकी गहराई से जांच करके और उसका कोई आरोप उसका ना सिद्ध कर पाए। फाइन सर, साइबर पे 1-2 क्वेश्चन और फिर मैं आपसे ले लूंगा। आपने कहा था बहुत जल्दी, लेकिन आपसे बात करना इतना इंटरेस्टिंग हुई चीज़ों की, और आप जो एग्जांपल दे रहे हैं मैं चाहता हूँ कि बहुत लंबा चले, लेकिन इतना रखेंगे। लेकिन फिर ये रहेगा कि हम चाहेंगे कि आप और भी आए हमारे पास। तो सर साइबर पे बात करूंगा 1-2 कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें जो हमेशा आप बताते होंगे लोगों को यार इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, तो वो कुछ हमारे व्यूअर्स को ज़रूर ऐसी टिप्स दीजिए। देखिए, एक तो जैसे मैंने ये बताया कि कभी भी आप अपना मोबाइल जब आप खरीदें तो पुराना अगर मोबाइल ले रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लें, ठीक है, नंबर 1। दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी जो भी आपका मोबाइल फ़ोन पे आजकल 2 लेवल सिक्योरिटीज़ हैं उनमें, ठीक है।
तो उनको जरूर यूज करें। ये नहीं है कि आप ऐसे ही जो है इसको चले गए। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास में डेटा सिक्योर्ड डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मान लिया आपका ऑफिस का डेटा है जो क्रिटिकल डेटा है, तो आप उसको कहीं पे भी उसकी चार्जिंग तक पे भी ना लगाएं। चार्ज से भी डेटा बहुत आसानी से स्टील हो जाता है। चार्जिंग से भी हो सकता है। तो अब ये देखना ये है कि आप किस टाइप का डेटा मोबाइल के अंदर अपने रखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये बात बताया कि जब भी आप मोबाइल के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी भी पासवर्ड जो है उसको शेयर ना करें, और जब पासवर्ड वो हो जाए तो उसको तुरंत आप उसको डिलीट कर दें। वो अननेसेसरी पुराना जो उसका हिस्ट्री भी है उसको भी रखने का कोई बहुत औचित्य उसमें नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि मोबाइल को कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर आप उसे ऑफ करें। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी अगर वहाँ कोई प्रोग्राम ऑन हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट है जो हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये देखें कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से ऐप आपने डाल रखे हैं। बिल्कुल। तो जो ऐप को आप यूज ही नहीं कर रहे उनको आप सबको डिलीट कर दें या डिसेबल कर दें। कई बार आप ये देखिएगा कि कई बार आपको डिफॉल्ट में बहुत सारे डेटा शेयर करने की आपने अनुमति दे रखी होती है। बिल्कुल सर, होता है। उनको आप जाए करके देखें। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही कई बार हम क्या करते हैं, ईमेल हम अपने उस पर डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ हम ईमेल को कभी बंद ही नहीं करते, हम पासवर्ड ही यूज नहीं करते उसमें, हमने उसको डिफॉल्ट पर डाल रखा, सारा टाइम खुल जाता है। जीमेल डाला वो खुल जाता है, सही हाँ, तो सीधा सीधा वो खुल जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ही वनरेबल है, आपके लैपटॉप से भी ज़्यादा वनरेबल है मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल पे बहुत सारा डेटा फ्लो करता है। आपके व्हाट्सएप से लेकर के तरह तरह के डेटा आते हैं आपके, जबकि जो आपका मेल पे डेटा है वो बहुत लिमिटेड होता है कंपैरेटिवली। तो आपने देखा होगा कि मेल से कम साइबर क्राइम हुए जितने आपके मोबाइल फ़ोन पे साइबर क्राइम ज़्यादा हुए। तो वो हम सबसे ज़्यादा अगर हम लैक्सिटी करते हैं वो मोबाइल फ़ोन के यूज करने में करते हैं। तो आपने ये सही कहा कि अगर हम थोड़े से इसके प्रति सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बेहतर सिक्योर रखेंगे। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे दोस्तों को ऐसे ही मैसेज भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई थ्रेड मैसेज भेज दिया, बहुत सारे लोग होते हैं थ्रेड मैसेज भी व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं। तो क्या इनके बेस पे भी, व्हाट्सएप मैसेजेस के बेस पे भी अरेस्ट किया जा सकता है क्राइम के सोर्स? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि उसकी कैसी लैंग्वेज है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है और वो किस कंटेक्स्ट में दिया गया है। कई बार वो गलती से भी हो जाता है कि कोई आया, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो क्राइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेंसरिया, एक होता है एक्टस रियस। मेंसरिया का मतलब है गिल्टी माइंड। तो क्या वो जो आपने मैसेज किया है उसमें कोई आपकी कोई क्राइम नहीं था, आपका मन में कोई क्राइम था करने का, या आपने रूटीन में कर दिया। एक्टस रियस का मतलब है उसके लिए कार्रवाई करना। कार्रवाई तो आपने कर दी कि अगर मान लो मैसेज भेज दिया तो एक्टस रियस तो पूरा हो गया, लेकिन मेंसरिया जरूरी है। अब आप कहोगे मेंसरिया क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं थोड़े से लाइव, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सिनेरियो देखिए कि एक डेड बॉडी पड़ी है जो एक्सीडेंट से डेथ हो गई है किसी की, ठीक है। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है कि आपके घर में कोई चोर घुसा, ठीक है, और वो आपको कोई कट्टा तमंचा दिखा रहा है आपकी पत्नी को या किसी को लूटने के लिए या कोई और बॉडी हार्म करने के लिए, और आप पीछे से आए और आपने उसको डंडा मारा और वो मर गया। एक ये बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक हुई एक्सीडेंट की बॉडी, एक हुई जो आपने सेल्फ डिफेंस में उसको किया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी है कि आपकी उससे दुश्मनी थी, आपने उसको गोली मार दी, वो मर गया। 3 सिनेरियो हैं, सिनेरियो और भी क्रिएट हो सकते हैं बट समय का अभाव है। तो आदमी की हत्या, तो आदमी की डेथ तो हुई है, तो क्या सब में अपराध भी है, तो क्या सब में सजा एक जैसी होगी? नहीं सर, अलग अलग। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मेंटेलिटी अलग अलग थी। जिसमें आपने जानबूझ करके उसकी दुश्मनी की वजह से हत्या की, वो हत्या है, मर्डर हुआ। वो एक्सीडेंट में आपका उसका मारने का इरादा नहीं थे, आपकी नेग्लिजेंस थी वहां पे, और वहां आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून में अपने आप को, स्वयं को, अपने नियर डियर या किसी की सुरक्षा या अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आपको अपनी उसमें सेल्फ डिफेंस में अगर ऐसी घटना होती है तो उसमें आपको एग्जम्पशन है। तो ये है मेंसरिया, गिल्टी माइंड। तो अपराध जो है, एक और उदाहरण बताता हूं सर, प्लीज, हम तो चाहते हैं आप एग्जांपल दीजिए।
ये बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है कि कानून की किताबों में लिखा मिलेगा, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा वो मिलेगा। एक कोई शिकारी जा रहा है, ठीक है, और शिकारी चाहता है कि उसे शिकार करना है, और वहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहीं मिलेगा उसको शिकार। बिल्कुल। अब एक कोई वहाँ आदमी मिला, उसने कहा कि वो आप जो है वहाँ सामने की तरफ देख रहे हो, उधर जो है जो आज शिकार जो है उधर घूमता है, तो आप उधर गोली चलाना। और वहाँ उसको पता है कि जो उसका दुश्मन है वो वहाँ खेत जोत रहा है, ओके, ठीक है, और ये गोली चलाएगा तो इस बात की संभावना है कि ये व्यक्ति को गोली उसको लग जाए जिसको वो दुश्मनी रखता है। शिकारी उसके कहने पर गोली चला देता है और वो गोली उसी व्यक्ति को लग जाती है जो उसका दुश्मन था। गोली किसने चलाई? शिकारी ने। हत्या किसकी हुई, या डेथ किसकी हुई? हत्या मत कहिए अभी, बिल्कुल, डेथ किसकी हुई? उसकी हुई जिसने उसको कहा था गोली चलाओ, उसके दुश्मन की। इसमें कौन दोषी होगा सर? दोषी ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। अब ये दोषी होगा वो जिसने उसको कहा कि वहां गोली चलाओ, क्योंकि उसके दिमाग में थी ना गिल्ट। ओके, तो क्राइम जहां से आ रहा है, हाँ, जिसने क्राइम की उत्पत्ति की, जिसके दिमाग में क्राइम उत्पन्न हुआ, वो गिल्टी माइंड है। दैट इज सर। तो ये क्राइम का कल्पेबिलिटी डिसाइड करने का तरीका होता है। भाई सर, आप अभी बात कर रहे हैं कि जॉब वगैरह भी एआई की भी बात आ रही है, लेकिन सर जो बच्चे मैं देखता हूँ आजकल जो साइबर स्पेस में भी जाना चाहते हैं, लोग बीटेक वगैरह भी कर रहे हैं काफ़ी, बट इंडिया के साथ एक दिक्कत ही आ रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयबल हो रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा पा रहे। और यहाँ तक कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, एक इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया की, वहाँ के 30% ही जो बच्चे हैं शायद उनको जॉब्स मिली, और मतलब 70% को शायद नहीं मिली। तो मतलब ये हो रहा है कि प्रीमियम टॉप इंस्टीट्यूट के बीटेक करने वाले बच्चे, जहाँ पे इतनी सॉलिड प्लेसमेंट जाया करती थी, वहाँ पे 30% बच्चों को जॉब मिल रही है। तो ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग, क्या करें इस सिचुएशन में? ये जो आपने फारूकी साहब ये सवाल उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमने ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं फोरेंसिक साइंस का, तो ये हमारे सामने भी एक प्रश्न है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाए। तो हो क्या रहा है अभी सिस्टम के अंदर कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस हैं, वो उतनी तेजी से हम नहीं बदल रहे हैं जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है या कहीं और प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो जब आप एम्प्लॉयर से बात करते हो, बड़ी बड़ी कंपनी से बात करते हो, तो वो कहते हैं हमें लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे यहाँ एक तरफ वैकेंसी पड़ी हुई है। ओके। तो इस सिनेरियो ये है कि जहाँ पे काम है वहाँ आदमी नहीं मिल रहा, और जहाँ पे आदमी है उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर सिनर्जी कैसे की जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो हमारे सिलेबस हैं वो बहुत ओल्ड हैं, पुराने, आर्काइक जिन्हें बोलते हैं, मंडेन है वो, उन्हें हमें कदम ताल करानी पड़ेगी जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना जरूरी है। अभी हमने इंटर्नशिप शुरू की हैं, सभी जगह हो रही हैं, लेकिन अभी बच्चों में इंटर्नशिप में करने की वो इच्छा शक्ति नहीं होती। वो क्या करेंगे, अपने घर के पास इंटर्नशिप ढूंढेंगे, फिर वहां जो कराने वाला है, ना कराने वाले की बहुत अच्छी इच्छा है, ना करने वाले की है। तो ये इंटर्नशिप जो है वो लंबे समय की होनी चाहिए। इंटर्नशिप केवल महीना 15 दिन से नहीं होगा। आप विदेशों में जाइए, मुझे कॉर्नेल में काम करने का मौका मिला, फुलब्राइट, मैंने वहाँ देखा कि लोग 6-6 महीने जाते हैं। 6 महीने चले गए वो किसी इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए, उस लड़के या लड़की का मन हुआ कि नहीं मुझे तो अभी 6 महीने और करना है, तो वहाँ इंटीमेट कर देंगे कि साहब मैं जो डिग्री अगले साल लूँगा। तो वो फ्लेक्सिबल कोर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो हमें जो रिसर्च है, जो हमारी पढ़ाई है, हम इंडस्ट्री के साथ पहले बैठें, इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है। अभी भी हम केवल डिग्री दे रहे हैं, डिग्री से काम नहीं चलेगा, हमें नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, नॉलेज भी जो आज के ज़रूरत की नॉलेज है। पुराने समय में राज में जो आपने जैसे एक इंस्टीट्यूट का बात की, ऐसे इंस्टीट्यूट की बहुतों की समस्या है, और वो जिसका आप बात कर रहे हैं, ये पिछले साल का अगर न्यूज़पेपर देखें तो ये पेपर की न्यूज़ है जो आप बता रहे हैं। बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके बारे में शायद आईआईटी के बारे में लोग कहते नहीं है। हाँ, तो आप सोचिए जरा कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट जिसका नाम ही काफ़ी होता था, उनके बच्चों को कोई जॉब नहीं मिली, और जिन्हें मिली भी वो बहुत लो पैकेज पे मिली। तो ये क्या वजह है? वजह वही हो रही है कि जो पहले पुराने टाइम में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और एजुकेशन जो दी जा रही थी उसके बीच गैप कम था।
तो वो 2 महीने 3 महीने की सीख के कुछ सर करने के बाद अपना इंडस्ट्री जो है उनको एम्प्लॉयमेंट फिट बना लेती थी। अब वो गैप बहुत बड़ा हो गया। अब इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम इन्हें कहाँ से इतना पढ़ाएं, तो बच्चे एक तरफ डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने सिलेबस इम्प्रूव करने होंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें फिर पढ़ाने वाले मिलें। तो इसके लिए भी ज़रूरी ये काम है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम जो इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल हैं उनको भी बीच बीच में टीचिंग फैकल्टी में लाएं। तो इसलिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की जो हमारा कंसेप्ट आया है यूजीसी लाए हैं, तो बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें जिस रूप में उनको स्थापित करने की बात हुई, अभी उसको स्थापित करना जरूरी है। सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि साइबर स्पेस में सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें ऐसे साइबर वॉरियर्स कह लीजिए, साइबर में लोग चाहिए होंगे आगे जाके, जो शायद बहुत कम है। आप लोग हैं, आप लोग तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को, लेकिन बच्चे जो हमारे बीटेक करके आगे जा रहे हैं, इन लोगों को भी इस चीज़ में आना चाहिए। तो अक्सर ये सवाल आता है जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है कि आगे जाके सब कुछ आपने कहा ई क्राइम हो जाएगा, सब चीज़ ई में आ जाएगी, साइबर में हो जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर किन्हीं को करियर बनाना हो, किन्हीं बच्चों को, तो वो कैसे बनाए? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मेरा मानना ये है कि जैसे पुलिस है, पुलिस साइबर क्राइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन अकेले पुलिस से ये बात नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी के जो फ्रेमवर्क हैं, उन पे भी इक्वली काम हो। देखिए, आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और ये एजुकेशन वाले जो हमारे फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बड़ा समझ। जब हम इस इंस्टीट्यूट को बना रहे थे तो मैं बहुत लोगों से मिलता था, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में और एक्सपर्ट्स से। तो कोई मुझे ये कहता था कि भाई आप जो है, चूँकि इसका पुलिस ओरिएंटेशन भी होगा, तो आप इसमें साइबर फोरेंसिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। कोई कहता था साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करिए। तो एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि क्या करें। ठीक है, तो जब मैंने उसको ठीक से ध्यान दिया तो मैंने पाया कि ये तो दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि भाई साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स कुछ कुछ ऐसा है। साइबर सिक्योरिटी जैसा हम फिजिकल दुनिया में हम अपने घर की सिक्योरिटी करते हैं, क्यों? ताकि कोई हमारे जान और माल की कोई चुरा ना सके या उसको खतरा ना कर सके। ऐसे ही हम डेटा है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी वही हम काम करते हैं। जैसे हम घर में वाल बनाते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ फायर वाल बनाते हैं। वहाँ पे भी जो हमारा घर में जो कमज़ोर जगह हैं, जो वनरेबल पॉइंट्स है, वहाँ से चोर घुसता है, तो यहाँ भी यही काम करते हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे हैं कि उनको हम कैसे बनाएं, तो नंबर 1 उनको इंटर्नशिप कराई जाए। ठीक है, जैसे पुलिस के साथ या जो भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमें साइबर फोरेंसिक्स पे और जोर देना चाहिए। और हमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर फोरेंसिक्स की पढ़ाई अलग से करानी चाहिए। और हम अपने इंस्टीट्यूट में जैसे साइबर फोरेंसिक्स का जो कोर्स चलाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, पुलिस के बहुत सारे अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूट में बुलाया जाए, उनके जो लाइव एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट्स को लंबी इंटर्नशिप कराई जाए, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये। सर एक आखिरी क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा, वो ये रहेगा कि सर साइबर स्पेस में इतना क्राइम हो रहा है और हम नॉर्मली भी क्राइम देख रहे हैं, तो क्या पुलिस को अभी अडेप्ट और करने की जरूरत है? इससे रिलेटेड फोरेंसिक्स का पता होना चाहिए पुलिस को, और क्या मैन पावर भी यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो पुलिस अफसर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराना क्राइम था, जो मैंने कहा कि जो ब्लू कॉलर क्राइम था, उसमें हमारी पुलिस सैकड़ों साल से उस क्राइम को करती थी, और उसमें उसको काफ़ी ट्रेनिंग हो गई थी, तो उसे करने में सक्षम बन गई थी। वो बहुत सारे केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन उनको फिर भी अनुभव था और वो करते थे। लेकिन ये जो क्राइम अब हो रहा है साइबर, ये बहुत तेजी के साथ बदलता है। तो इसमें हम अपने सिपाही या दरोगा या इंस्पेक्टर से ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसमें जब तक हम सीनियर ऑफिसर्स लीड नहीं लेंगे, तब तक इस क्राइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो सीनियर लीडरशिप है उसको आगे आना होगा, उसको जिम्मेदारी उठानी होगी इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अब हमें जो हम मैन पावर हम रिक्रूट कर रहे हैं, वो हम रूटीन की मैन पावर के साथ साथ हम टेक्नोक्रेट को हम अपने बेड़े में लें। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास जो फाइनेंस के लोग हैं, या और टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, उनको हम रिक्रूटमेंट के आधार पर लें,
क्यों नहीं हम उनको कांस्टेबल में ले सकते। अभी भी जो हमारे एग्जाम होते हैं वो आते हैं, उसमें टेक्नोक्रेट भी आते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर है, डिप्टी एसपी है। मैं कहता हूँ आईपीएस में भी क्यों नहीं ले सकते हैं। हमारे आते हैं लोग बहुत सारे जो आईआईटी के हैं और भी दूसरे फील्ड के जो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, वहाँ की भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो सही जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको सही जगह पोस्ट करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, लेकिन हम रिसोर्स की मैपिंग नहीं कर पाते कि हमारे पास कौन आदमी है, उसकी क्या क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम उसको पोस्ट करें। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो इस सबको कंट्रोल करने में, कॉम्बैट करने में मदद मिलेगी। बट निश्चित रूप से ये एक ऐसी ज्वलंत मतलब चैलेंज है, मैं इसे समस्या नहीं कहूँगा, चैलेंज कहूँगा, कि जिससे हमें बहुत ही स्ट्रेटजिक ढंग से हमें करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरा अपने मनोयोग से काम कर रही है, लेकिन इसमें अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। सबको मिलके एक टीम के रूप में काम करना है। उसमें मीडिया भी है, मीडिया के पास बहुत सूचना आती हैं, पुलिस को और अपने आप को सशक्त करना है, कैसे हम नई टेक्नोलॉजी के साथ करें। हमारी जो एकेडमिया हैं वो इंडस्ट्री के साथ, पुलिस के साथ हाथ कैसे मिलाए। समाज है, समाज भी अपने आप को एम्पावर करे, अवेयरनेस बढ़ाए। तो ये जब सब लोग मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर बनेगी। बिल्कुल सर, आज इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। एंड आपने हमसे कनेक्ट किया और इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। मैं चाह रहा था कि और लंबा हो, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया। सर को थोड़ा जल्दी जाना था और मैंने सर को प्रॉमिस किया था बहुत लंबा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद समझने को मिली सर से। एंड सर मैं ये कहूँगा हमारे व्यूअर्स भी ऑफकोर्स चाहेंगे कि आप दोबारा आएँ। बिल्कुल आएंगे। दोबारा साइबर पे जितनी अवेयरनेस आप और जगह फैला रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप प्लीज़ फैलाएं ताकि और हमें इसे क्रब करने में मदद मिले। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद फारूकी साहब। और मैं जी न्यूज़ चैनल को भी इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने बहुत लंबे समय से जिस प्रकार के आपके ये कार्यक्रम हुए हैं उससे निश्चित रूप से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है। और आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे तो और जो हमारा जो साइबर जागृत भारत का जो अभियान भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है वो और भी बेहतर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।